इस वीडियो हम देखेंगे विद्युत सेलों को समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, किस तरीके से हम विद्युत सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पहला तरीका हम देखेंगे कि जब उनके विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा देखेंगे कि जब जो सेल होंगे वो एक समान होंगे। पिछले वीडियो में जो हमने देखा वो विद्युत सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा, किस तरीके से विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसमें भी हमने दो तरीके देखे कि जब उनका विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो और जब सेल एक समान हो। तो दोनों तरीके हमने पिछली वीडियो में देखे। उनको समझने के लिए पिछले वीडियो को देख लीजिए आप। इस वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में कि जब उनके विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो, सेलों के विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो। तो कैसे जोड़ते हैं उनको देखिए, इस तरीके से हम सेलों को जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में। एक सेल हमारे पास ये है और दूसरा सेल हमारे पास ये है। तो इनका जो विद्युत वाहक बल है, मान लिया इसका क्या है, E1 है और इसका E2 है। आंतरिक प्रतिरोध इसका R1 है तो इसका R2 है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो कुल विद्युत धारा है वो है I। ये दो सेल हमने लिए हैं, इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो जो ये सेल है इसका विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1 है और इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और कुल धारा है I। तो अब I बराबर क्या हो गया, यहां से I1 प्लस I2। ये तो हो गया। कुल विद्युत धारा I है, इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I1, इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I2। तो कुल धारा I बराबर हो गई I1 प्लस I2। अब हमको पता है कि टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं वो क्या होता है, इक्वल टू V प्लस I R। यहां से V अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस I R। अब देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हुए सेल, तो इन दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कैसा होगा, समान होगा। अगर मान लिया इसके सिरों के बीच विभवांतर V है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कैसा हो गया, V हो गया। तो प्रथम सेल के लिए क्या हो जाएगा, ये V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो यहां से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस V अपॉन R1। इसी तरीके से द्वितीय सेल के लिए देखिए, द्वितीय सेल के लिए क्या हो गया, इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है, I2 है। तो I2 बराबर क्या हो गया, E2 माइनस V अपॉन R2। E2 माइनस V अपॉन R2, लेकिन I बराबर क्या है, I बराबर है I1 प्लस I2। तो यहां से I1 I2 के मान यहां पे रख देते हैं हम। तो I बराबर क्या हो गया, फिर देखिए इस समीकरण से ये हो गया E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ऐसा हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, यहां से देखिए। और सॉल्व करने के बाद हमको क्या पता चलेगा,
आई इक्वल टू क्या हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस V कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस समीकरण को सॉल्व करके हमने किस तरीके से लिख लिया, तो I बराबर क्या हो गया, ये हो गया R1 R2 और E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। और सॉल्व कर लेते हैं इसे, I R1 R2 बराबर क्या हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। इस तरीके से हमने इसमें जो दोनों पक्षों में R1 प्लस R2 से भाग दे दिया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, R1 प्लस R2 से भाग दे दिया, तो क्या होगा, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस V, ये हो गया। तो अब देखिए, हमने माना है कि जो तुल्य जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध R है और उसका विद्युत वाहक बल E है। तो यहां से देखिए जो तुल्य प्रतिरोध है R बराबर क्या हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो बराबर E बराबर हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से आ गया। अगर ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी तो I बराबर क्या हो गया, फिर देखिए अगर ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी तब क्या हो गया, देखिए I स्मॉल r बराबर E, इसकी जगह E और इसकी जगह स्मॉल r, तो माइनस V। और अब देखिए अगर हम यहां से देखें तो E बराबर क्या हो गया, V प्लस आई आर। कैपिटल E है वो क्या है, तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल, और जो स्मॉल r है वो क्या है, तुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक हो गया। तो अब देखिए अगर हम यहां से और सॉल्व करें इसको, तो ये देखिए ये वैल्यू स्मॉल r हमने लिखा यहां से स्मॉल r बराबर क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा यहां से, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, या 1 अपॉन R बराबर हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको n सेलों के लिए देखना चाहे, कुल मिला के अगर ये संयोजन n सेलों का हो तो n सेलों के लिए तुल्य, अगर आंतरिक प्रतिरोध R हो तो n सेलों के लिए कैसे लिखना चाहें अगर, तो 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और n सेलों के लिए हम इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर n सेल समांतर क्रम में संयुक्त हो तो n सेलों, अगर n सेल समांतर क्रम में संयोजित हों तो उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध अगर हम R माने तो उसका व्युत्क्रम अलग अलग सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम E अपॉन R का मान, हमारे पास E की वैल्यू ये है
और आर की वैल्यू ये है। तो ई अपॉन आर का मान अगर हम यहां से ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा फिर वो देखिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या हो जाएगा R1 R2। यहां से ये ई की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है, तो ई अपॉन आर की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो बराबर क्या हो गया ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो अगर हमें n सेलों के लिए ज्ञात करना होगा तो हम इसका योगफल n सेलों के लिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा En अपॉन Rn। इस तरीके से हम n सेलों के लिए ये वैल्यू E अपॉन आर की और n सेलों के लिए 1 अपॉन आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा, जब एक समान सेल हो। तो जोड़ लेते हैं इनको समांतर क्रम में, जब सेल एक समान हो। इस तरीके से हम इनको समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया और ये हमने क्या माने, ये n सेल ले लिए, इनको हमने n सेल समांतर क्रम में जोड़ दिए इस तरीके से। और अब हमने इससे एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया इस तरीके से। हमने जो सेल है एक समान माने तो जो इनके विद्युत वाहक बल हैं वो समान होंगे और जो इनके आंतरिक प्रतिरोध है वो भी समान होंगे। तो अगर ये E है तो ये भी E होगा और ये भी E होगा, ये भी E होगा। तो इसी तरीके से ये R, ये R और ये R। अब देखिए, तो जो परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हमने कैपिटल I मान लिया है और ये जो बाह्य प्रतिरोध है इसको हमने कैपिटल R माना है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है। n सेलों के लिए अगर तुल्य प्रतिरोध Rn हो, हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध को अगर हम Rn माने तो 1 अपॉन Rn बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और इसका n पदों तक हम योग कर लेते हैं। तो अब चूंकि यहाँ सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध जैसे R1 R2 के मान समान है तथा R के बराबर है, तो 1 अपॉन Rn बराबर क्या हो गया, ये n पदों तक योग किया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी तरीके से हम n पदों तक योग करते चले गए तो क्या हो जाएगा n अपॉन R। तो यहां से Rn की वैल्यू क्या हो गई, R अपॉन n। अब हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये हो गया R अपॉन n प्लस R। ये हो गया, R को और जोड़ दिया हमने इसके साथ, जो कैपिटल R की वैल्यू है, ये बाह्य प्रतिरोध जो है। तो अब कुल विद्युत वाहक बल है E और कुल प्रतिरोध है ये, और विद्युत जो धारा है जो परिपथ में प्रवाहित हो रही है वो है I। तो I बराबर क्या होगी फिर, E अपॉन R अपॉन n प्लस R। इस तरीके से कुल विद्युत धारा जो परिपथ में प्रवाहित हो रही है उसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यहां से हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब बाह्य जो प्रतिरोध है उसका मान
आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो। जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस तरीके से कितने भी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दो, लेकिन अगर आर का मान जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान अगर आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगा तो उससे धारा बिल्कुल इसी तरीके से प्रवाहित होगी जैसे किसी एक सेल से प्रवाहित हो रही है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन यहां देख लेते हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगी, यहां से आई बराबर हो जाएगी ई अपॉन आर अपॉन एन। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर। आई बराबर एन इंटू एक सेल के कारण प्रवाहित धारा, इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब समांतर क्रम में सेल जोड़ने का लाभ तभी होता है जब जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसका मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी कम हो, तो हम उन सेलों से अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं और जितने भी सेल जोड़ेंगे इतनी गुनी हम धारा उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलों को समांतर क्रम हम तभी जोड़ते हैं जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी कम हो, तब परिपथ से हम अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद।